हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए करते हैं क्विकली रिविजन, कहीं भूल ना जाओ। आप 15वें राष्ट्रपति भारत की बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट में टॉप पर एलन मस्क हैं और चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं गौतम अडानी। हिमाचल प्रदेश वीएलटीडी वाहनों को ईआरआईएस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी नई रैंकिंग में भारत को 87वां स्थान मिला है। जापान ये टॉप पर बना हुआ है। एसबीआई ने दोस्तों व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू कर दी है। और अभी हाल ही में भारत ने आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप, जो कि अभी दक्षिण कोरिया में हुआ, इसमें 15 मेडल जीतते हुए टॉप पोजीशन हासिल करी हुई है। राज्यसभा की सदस्यता का शपथ लिया है पीटी उषा ने। और 272 जिलों में भारत सरकार ने नशा मुक्त अभियान शुरू कर दिया है 2020 से लेकर के अभी तक में 2022 में। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु राज्य है टॉप पर। सेकंड पर रहा है उत्तर प्रदेश। मॉर्गन स्टैनली ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का नया अनुमान बताया है 7.2%। और भारत सरकार ने नामीबिया के साथ समझौता किया है वहां से चीते लाने के लिए। तो भारत 70 सालों के बाद चीता दोबारा से लाएगा भारत में। नामीबिया के साथ समझौता हुआ है। तो ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल के दिन की वीडियो के। आई होप आपने पसंद किया, क्विकली रिवीजन किया। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेन डे। तो वर्ल्ड ब्रेन डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस या विश्व दिमाग दिवस या वर्ल्ड ब्रेन डे, जो भी कहो आप, तो ये 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दोस्तों। 2014 से मनाया जाना शुरू हुआ है। इस बार की थीम रखी गई है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। क्या? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये प्रत्येक वर्ष WFN नाम की एक संस्था है, यानी कि द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी नाम की एक संस्था है, उसके द्वारा ही ये मनाया जाता है। 22 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है लंदन में और अध्यक्ष हैं वोल्फगैंग ग्रिसोल्ड। अगला देखते हैं। हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी कौन नियुक्त किए गए? ओएनजीसी तो आप जानते होंगे कि एक महारत्न कंपनी है। इसी की विदेश लिमिटेड नाम से एक सब यूनिट है। तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है, इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं दोस्तों अभी हाल ही में राजर्षि गुप्ता। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, राजर्षि गुप्ता टेक्स ओवर ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओएनजीसी विदेश। तो ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके विदेश लिमिटेड के नए एमडी बन गए हैं राजर्षि गुप्ता। ये आलोक गुप्ता जी की जगह पर आए हुए हैं। ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी है। ऐसी 11 महारत्न कंपनियां हैं टोटल भारत में। और 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? पीएफसीएल, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो पीएफसीएल जो है ये 11वीं महारत्न कंपनी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के बारे में बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला देखते हैं। हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स के नए एमडी कौन बनाए गए? तो टाटा प्रोजेक्ट्स के नए एमडी बना दिए गए हैं दोस्तों विनायक पई। विनायक पई, यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, विनायक पई अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा प्रोजेक्ट। देखिए आज अपॉइंटमेंट ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं। तो फिलहाल विनायक पई जो है टाटा प्रोजेक्ट के अब नए होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर। टाटा प्रोजेक्ट टाटा कंपनी का, टाटा ग्रुप का ही एक यूनिट है दोस्तों। पार्लियामेंट बिल्डिंग वाला प्रोजेक्ट जो है ये भी टाटा प्रोजेक्ट के हाथों में है। जेवर एयरपोर्ट टाटा प्रोजेक्ट के हाथ में है, आपको पता होगा। ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बोले तो जो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाया जा रहा है नया संसद भवन। जेवर एयरपोर्ट आपको कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अब जेवर एयरपोर्ट जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका कमान संभाल लिया है टाटा प्रोजेक्ट ने। बाड़मेर में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है ये सभी जो है इसमें इसका प्रोजेक्ट जो है, या कहें कि इसका टेंडर जो है वो टाटा प्रोजेक्ट के हाथ में। तो अब इन्हीं के अध्यक्षता में ये सभी चीज ऑर्गेनाइज होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहां शुरू हुई? तो 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता दोस्तों जर्मनी में शुरू हुई है। एक्चुअली में जर्मनी और इजिप्ट दोनों के द्वारा मिल करके इसकी अध्यक्षता करी जा रही है। इजिप्ट बोले तो मिस्र, ठीक है ना।
जो मिस्र देश है। तो इजिप्ट और जर्मनी दोनों के साथ मिलकर के 13वीं पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग अभी ऑर्गेनाइज किया गया, होस्ट किया गया। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे। 13th पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग बिगिंस इन जर्मनी। आगे चल करके ये इजिप्ट में भी आयोजित किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस साल इजिप्ट ही आयोजित करने जा रहा है कॉप 27 समिट। आपको पता होगा कॉप 27 सम्मेलन ये इस बार होगा मिस्र में, और कॉप 28 जो होगा ये अगली साल कहां पर होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। बताया था मैंने इसके बारे में। कॉप 26 जो हुआ था पिछली बार हुआ था, ये कहां पर हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था, ग्लासगो में, ठीक है ना। तो स्कॉटलैंड में हुआ था कॉप 26, कॉप 27 होगा इजिप्ट में, कॉप 28 होगा यूएई में, याद रखिएगा इसको। तो वो भी जलवायु परिवर्तन पर है, यानी क्लाइमेट पर वार्ता है, और यहाँ पर भी ये भी पिट्सबर्ग वार्ता जो है ये भी क्लाइमेट पर है। तो अभी जो मंत्री स्तरीय बैठक की गई है इसकी अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र कर रहे हैं, और अभी पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता 1 नवंबर में भी होगी, वो मिस्र में होगी, ठीक है। तो मिस्र में होगी, और कॉप 27 के नाम से जिसे हम लोग जानेंगे अच्छे तरीके से। कॉप 27 जो होगा इसका मेन पर्पज यही है कि जलवायु कार्रवाई के कार्यान्वयन में सुधार कैसे लाया जाए, और मतभेदों में दोनों जो बहुत सारे देश इसमें जुटेंगे, तो उन देशों के बीच में अगर आपसी मतभेद हैं तो उसको हटा करके कैसे क्लाइमेट पर फोकस किया जाए, ये सभी चीजें यहाँ पर फोकस रहेंगी, फोकस का विषय रहेंगी। फिलहाल जर्मनी को देखना चाहेंगे तो वर्ल्ड मैप में देख लीजिए जर्मनी है कहाँ पर। सबसे पहले वर्ल्ड मैप में देखेंगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आओगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में यहाँ पर बड़ा सा देश दिख जाएगा आपको, जर्मनी। ये है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी की कैपिटल क्या होती है, बर्लिन होती है यहाँ की कैपिटल। और यहाँ के जो वर्तमान में चांसलर हैं वो कौन है, चांसलर है दोस्तों ओलाफ स्कॉल्ज, याद रखिएगा नाम इनका, ओलाफ स्कॉल्ज है यहाँ के नए चांसलर। करेंसी होती है यूरो। क्लियर है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रुप डी का महा मॉक टेस्ट दोस्तों होने वाला है आज शाम को 8 बजे। तैयार रहिएगा 8 PM पर, 8 PM से 10 PM तक दोस्तों लगातार होगा, लाइव टेस्ट होगा 90 मिनट तक का, बिल्कुल एग्जाम के जैसा माहौल होगा। आपको 4 टीचर्स मिल करके आपको ये मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से होगा। आपको भी कॉपी पेन लेकर के बैठना है, आप अपना स्कोर भी लाइव चेक कर पाओगे कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, देखना है आप कितना स्कोर कर पाते हो। आज शाम को जुड़िएगा जरूर लाइव टेस्ट में, 8 PM to 10 PM होगा, बिल्कुल एग्जाम के जैसा ही आपका होने वाला है टेस्ट। सैटरडे नाइट MJT की फाइट। चलिए तो और इसके साथ ही आपको सावन का जो ऑफर है इसके बारे में बता दूं। श्रावण मास के ऑफर के तहत 20% का डिस्काउंट मिल रहा है सभी वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स पर, इसका आप फायदा उठाइए। ये भी केवल कल तक ही रहेगा, यानी संडे तक ही है ये ऑफर, यानी आज और कल ही आप इसका ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। कूपन कोड में डालना है आपको महादेव, कैपिटल लेटर में MAHADEV, आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। ये सारा डिस्काउंट आप पा पाओगे हमारे एप्लीकेशन MJT ऐप पर, चाहे ग्रुप डी का त्रिनेत्र बैच हो या यूपी SSC PET का क्रांति बैच हो, सब पर आपको डिस्काउंट मिलेगा MJT ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के पहले तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अगला देखते हैं, किस राज्य में स्वनिर्भर नारी योजना शुरू करी गई। तो स्वनिर्भर नारी योजना दोस्तों शुरू करी गई है असम में। असम राज्य सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। स्वनिर्भर नारी या कहें कि आत्मनिर्भर स्कीम एक प्रकार से है ये भी। तो स्वनिर्भर नारी योजना है नाम इस योजना का। ये बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए ये किया गया है। अब देखो इसमें खास करके फोकस किया जाएगा कि महिला बुनकर कौन कौन है, और स्वदेशी महिला बुनकर जो है उनको कैसे बूस्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। इनसे सरकार भी इनसे बनाई हुई चीजों को खरीदेगी डायरेक्ट एक पोर्टल के माध्यम से। स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। अब इससे बिना किसी मध्यस्थता के सरकार डायरेक्टली बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं को खरीद सकेगी। इनके द्वारा जो भी क्राफ्ट बनाए जाएंगे उनको सरकार भी खरीद सकेगी और आम आदमी भी खरीद सकेंगे। तो इससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। तो इसीलिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू करी है असम राज्य ने। आपको याद होगा असम राज्य सरकार ने ही फिश वाले ऐप लॉन्च किया था। फिश वाले ऐप जो था ये भारत का पहला मछलियों के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल था और ऐप था। तो ये इसके तहत मछलियों की खरीद बिक्री होती थी, हर प्रकार की मछलियों की, ठीक है ना। असम के बारे में अगर बात करेंगे तो असम आप मैप में देख पाओगे, यहाँ पर है असम। असम जो है यहाँ पर है और ये अपना पूर्वोत्तर में सभी राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज अभी चर्चे में आई,
असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में समझौता हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, वहां के सीमा विवाद को लेकर के। उससे भी कुछ दिन पहले असम और मेघालय के बीच में हुआ था, 6 जिलों को लेकर के जो सीमा विवाद था वो निपटाया गया था। तो ये असम से रिलेटेड न्यूज थी। दिसपुर इसकी कैपिटल है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के हैं करंट टाइम पर सीएम। जगदीश मुखी हैं गवर्नर। अगला देखते हैं, 7 नेशनल पार्क है यहाँ पर। हाल ही में विमोचित पुस्तक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर किसने लिखा है? इसको लिखा है दोस्तों धृति शाह ने। धृति शाह आप यहाँ पर देख पाएंगे इमेज में, ये हैं, इन्होंने लिखा हुआ है ये पुस्तक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। अब इस बुक में बेसिकली जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं दोस्तों, उनके इंटरव्यूज वगैरह हैं, ठीक है ना, जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके कुछ अचीवमेंट हासिल करी हुई है। तो वही सब चीजें हैं यहाँ पर। स्टार्टअप जो अपना खड़ा किए हैं आगे चल करके सफलतापूर्वक, उन्हीं के यहाँ पर इंटरव्यू हैं। धृति शाह जो है ये C2C ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लिमिटेड की एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं। अगला, नीति आयोग के अध्ययन के अनुसार अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे अधिक खर्च कौन सा देश करता है? तो नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की हुई है और ये रिपोर्ट बड़ा निराश करने वाली है। इसमें बताया गया है कि ब्राजील जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करता है। चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इन्होंने ये भी बताया है कि इंडिया जो है ये सबसे कम खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, यानी अनुसंधान और विकास पर सबसे कम खर्च किया जा रहा है इंडिया में। ये एक बहुत बुरी बात है। इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड अमॉन्ग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। नीति आयोग की स्टडी के अनुसार ये पता चला है। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, और उसमें ये चीजें बात सामने आई हुई हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि भारत जो है ये 2008-9 में जीडीपी का 0.8% दोस्तों R&D किया करता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया करता था। 2017-18 में 0.7% हो गया। अब आप ये मत सोचिएगा कि 0.1% ही तो कम हुआ है। आप देखो 10 साल बाद की भी तो बात की जा रही है, और 10 साल में ये चीजें बढ़नी चाहिए थी, बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कई देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बढ़ने के बजाय घट गया है, वो भी 0.1%, ठीक है ना। तो समान भी नहीं है, समान होता तब भी आप पीछे ही होते, ज्यादा होना चाहिए था कुल मिलाकर के। वहीं इसने बताया है कि ब्राजील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये बहुत ज्यादा अपनी जीडीपी का हिस्सा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रहे हैं। वर्ल्ड में अगर बात किया जाए ग्लोबल में, तो 1.8% खर्च किया जा रहा है जीडीपी का हिस्सा R&D में, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में फिक्की ने वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का नया अनुमान क्या बताया? तो फिक्की ने भी अपना नया अनुमान जारी कर दिया है दोस्तों। फिक्की ने बताया है 7.0% रहने वाली है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, फिक्की डाउनग्रेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फॉरकास्ट टू 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। तो इसने भी डाउन किया हुआ है, इसने भी कमी करी हुई है, ठीक है, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था क्रिसिल के बारे में। क्रिसिल ने अपना जो रिपोर्ट जारी किया भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर के अनुमान जारी किया, वो था 7.3%। और अभी मॉर्गन स्टैनली ने जारी किया था, मॉर्गन स्टैनली ने बताया 7.2%, और यहां पर फिक्की ने भी बता दिया है 7.2% की होगी जीडीपी ग्रोथ रेट। फिक्की के बारे में अगर बात करेंगे तो 1927 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। महानिदेशक हैं अरुण चावला और अध्यक्ष हैं संजीव मेहता जी। अगला क्वेश्चन है, कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? तो कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हो गए हैं दोस्तों शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। इनको वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा, इन्होंने नियुक्त किया है नया प्राइम मिनिस्टर। किसकी जगह पर नियुक्त किया है? खालिद अहमद अल सबा की जगह पर नियुक्त किया है। कैसे कैसे नाम है। फिलहाल शेख मोहम्मद सबा अल सलेम ये नए प्राइम मिनिस्टर होंगे, कहां के? कुवैत के। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अपॉइंटेड कुवैत प्राइम मिनिस्टर। ओके, कुवैत की अगर बारे में बात करें, चलिए वर्ल्ड मैप में आपको कुवैत के बारे में भी दिखा देता हूं, कुवैत है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देख पाओगे तो ये है अपना प्यारा भारत यहां पर, और अपने भारत से आप आओगे अरब कंट्रीज की तरफ, गल्फ ऑफ ओमान आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर कुवैत, कतर। इसके बाद छोटा सा यहाँ पर देश आपको मिलेगा बहरीन के पास, पार करते करते आओगे यहाँ पर छोटा सा देश मिलेगा। बहुत ही छोटी कंट्री है कुवैत जो है, और यहाँ पर कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है,
ठीक है ना। तो यही है कुवैत, बस इतनी दूरी में है कुवैत। ओके, लेकिन बहुत अमीर देश है ये, इसे हल्के में मत लेना, बहुत ज्यादा तेल पाया जाता है यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने इस्तीफा दे दिया? तो मारियो द्राघी दोस्तों ये इटली के प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने दे दिया है इस्तीफा। 1.5 सालों की सत्ता के बाद ये इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, बीबीसी का आर्टिकल है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो द्राघी रिजाइन आफ्टर वीक ऑफ टर्मोइल। देखो यहाँ पर गठबंधन की सरकार इनकी भी थी, जिन जिन पार्टियों ने, जिन जिन लोगों ने इनको समर्थन दिया था वो अपना समर्थन वापस ले लिए। तो इनका समर्थन समझ लो कि एक प्रकार से वहां पर कम हो गया और इनको इस्तीफा देना पड़ गया है 1.5 सालों के बाद। आफ्टर एन हाफ ईयर के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ गया है मारियो द्राघी को। ठीक है, 3 पार्टीज ने विश्वास मत में इनका समर्थन दिया था और वापस ले लिया है अब। तो इसी वजह से ये अपना इस्तीफा सौंपे हैं। ये इससे पहले अगर बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री से पहले 2011 और 2019 के बीच यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके थे। इटली आया है, चलिए इटली भी मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर, नहीं तो इटली बुरा मान जाएगा। तो इटली आप देख पाओगे। सबसे पहले चलो फिर से पहुंचते हैं अपने प्यारे भारत की तरफ। यहां से आपको आना है यूरोप में। जब भी आप वर्ल्ड मैप खोलो तो सबसे पहले इंडिया पर पहुंचो, इंडिया पर पहुंचो, उसके बाद आप आना शुरू करो। तो यहां से आप पहुंचोगे यहाँ यूरोप में और पहुंचोगे पूंछ वाले देश के पास जो कि है इटली। ठीक है ना, इटली ये है। तो इटली जो है ये है और रोम यहाँ की कैपिटल है। रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर का ही हेडक्वार्टर भी रोम है। ठीक है ना, तो इटली ये हो गया। और मारियो द्राघी प्राइम मिनिस्टर थे, इस्तीफा दे दिए हैं। यहाँ की करेंसी क्या होती है? यूरो होती है यहाँ की करेंसी। क्लियर है बिल्कुल। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। अगर इंफॉर्मेटिव लगी है तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी वीडियो। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। मोतियों का देश बहरीन को कहा जाता है और राजस्थान में ये सभी फेस्टिवल मनाए जा चुके हैं, लोकरंग महोत्सव, मरु महोत्सव, शरद महोत्सव। तो सभी यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। टॉप 10 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने डिटेल में आंसर किया और सबसे पहले आंसर किया वो हैं श्वेता यादव, रविशंकर प्रकाश प्रभाकर, मुस्कान मनराज, शुभांगी त्रिवेदी, अंकित मेहरा, पूजा जायसवाल, महेंद्र हेम्ब्रोम, दिव्या एंजल और राहुल कुमार। इसके अलावा आज आपको क्या आंसर करना है? आज आपको यह बताना है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी किस वर्ष राष्ट्रपति बनी थी? भारत के पासपोर्ट को कितने देशों में बिना वीजा के प्रवेश की अनुमति है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप डिटेल में आंसर कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर पाए ऐड करिएगा जरूर। इस वीडियो की क्विज और पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। टेलीग्राम पर ऑनलाइन भेज जाता है, क्विकली आप रिविजन भी कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।